हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ये टॉपिक जो है ये दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल ब्रांच हो चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या होता है कि इस टॉपिक में मैं एक रफली एक आइडिया देता हूं आपको। सपोज करो कि ये हमारी एक बीम है, इस बीम पे ऐसे कोई भी किसी तरह का लोड हो सकता है, एक पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड हो सकता है, या फिर ऐसे कहते हैं कि यूडीएल हो सकता है। अब क्या होता है कि इस बीम पे जिस तरह का भी लोड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना होता है, एसएफडी हमारा, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम हमें बनाना होता है। अब इसके बाद में हमें क्या बनाना होता है, इसके बाद हमें बनाना होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि इस कंसेप्ट को बच्चे कितनी भी बार पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद भी उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। शुरू में कुछ टाइम तक वो कंसेप्ट जो है क्लियर रहता है, बट बाद में फिर से वो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो इसका एक बहुत परमानेंट सॉल्यूशन है। आप एक बार पढ़ोगे उसके बाद में आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगा। उसका सॉल्यूशन है, एक ट्रिक है इसमें, और वो ट्रिक क्या बनाई है हमने, वो बनाई है एन डिग्री कर्व। एन डिग्री कर्व की। अब ये एन डिग्री कर्व क्या है, हम क्या करेंगे, मैं ये अभी रफली आइडिया देता हूं, फिर हम उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। एन डिग्री कर्व क्या है वो समझ लो। जो भी हमारी वैल्यू होगी, चाहे वो लोड की हो, लोड में कोई भी हो सकता है, पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, हर एक लोड के लिए हम यहाँ पे एन की वैल्यू दे देंगे। उसके बाद ऐसे ही हमने जो फॉर्मूला बनाया है ये एन डिग्री वाला, उसके बाद पॉइंट लोड के बाद में हमें क्या बनाना है, एसएफडी। एसएफडी के लिए हमारे पास में एक अलग से डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ऐसे ही एसएफडी के बाद हमें बनाना होता है बीएमडी। बीएमडी के लिए हमारे पास एक डिफरेंट अलग से फॉर्मूला होगा। तो हम यहाँ पे हर एक लोड के लिए सिर्फ एक बार वैल्यू देंगे। सपोज करो पॉइंट लोड के लिए मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा, यूडीएल के लिए कुछ वैल्यू दे दूंगा, यूवीएल के लिए कुछ वैल्यू दे दूंगा। बस वो वैल्यू आप एक बार पुट करो और हर बार आपको तीनों स्टेज, ये वाली स्टेज, यहाँ भी और यहाँ भी, हर एक लोड के लिए वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज मिल गई मैं एक टेबल बनवाऊंगा। वो टेबल किस तरह की होगी, देखो यहाँ पे होंगी वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एक ग्राफ की शेप बनवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, सपोज करो एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई शेप होगी, यहाँ पे कोई शेप होगी, इस तरह की कोई भी एक शेप बना दूंगा। ठीक है, अब ये जो शेप है, बस हमें रफली एक जो आइडिया है, हमारा कंसेप्ट क्लियर, यहीं से क्लियर हो जाता है कि इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो हमें ग्राफ इस तरीके से बनाना है, इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो हमें ग्राफ इस तरीके से बनाना है। बस ये याद रखना है। उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कोई भी लोड गिवन होगा, आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और हमेशा इसे आप याद रखोगे। तो ये हमारा रफली आइडिया हो गया। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारा मेन रीजन है। किसी भी चीज को अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आप कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे, आपको अपना पर्पस नहीं पता रहेगा, तो फिर आप क्या भटक जाओगे। तो इसके लिए देखो, अब हम इसको पढ़ते क्यों, उसका रीजन सुन लो। ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली में किसी भी मटेरियल में, मान लो कि ये मेरी एक बीम थी, वही, ठीक है, ये मेरी क्या थी, बीम। यहाँ पे कोई भी लोड लग रहा है, मान लो यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ मैंने लोड लगा दिया। अब इस लोड के लिए मैं एक सेक्शन बना देता हूँ, सपोज करो वो सेक्शन यहाँ पे, ये सेक्शन है। ठीक है, अब इस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स होगा, ऐसा क्या है कि शियर फोर्स होगा। ठीक, वो हमें पता चल जाएगा सीधा ग्राफ से, ग्राफ देखते हैं पता चल जाता है ग्राफ क्या है, शियर फोर्स है। ठीक है, उसी से पता चल जाता है। ऐसे मान लो यहाँ पे एक सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो भी हमारा फिगर होगा उसको देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा शियर फोर्स का। इससे हमें फायदा क्या है, सुन लो। इससे हमें फायदा ये है कि ग्राफ देखते हैं हमें ये पता चल जाता है कि शियर फोर्स की या फिर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है। उस मैक्सिमम वैल्यू से हम क्या करते हैं, जहां भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे हमें डिजाइनिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम जो है ना थोड़ा रिवर्स बना रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। मैंने बताया, क्या बताया कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ग्राफ की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाती है वहां पे फेलियर के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो। तो हमने सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक, सबसे पहले सोम को शुरू करते ही एक कंसेप्ट था, क्या था, स्ट्रेस का। हम वहां पे आते हैं, जरा एक बार स्ट्रेस को समझ लो फिर से। स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स।
स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये तो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो बात सुनो, ये एक मेरा मटेरियल है, ठीक है। हर एक मटेरियल किसकी तरह होता है? ह्यूमन की तरह होता है, हमारी तरह होता है बिल्कुल। जब बाहर से कोई भी क्या होता है, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठंड लग रही है, कुछ भी है, तो हमारी खुद की क्या होती है? इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो क्या करती है? बाहर की वो जो बीमारियां हैं उनसे लड़ती है, ठीक। सेम इसी तरीके से हर एक मटेरियल होता है। हर एक मटेरियल के अंदर खुद की एक स्ट्रेंथ होती है अंदर, ठीक है। वो क्या काम करती है? इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होता है ना, इस फोर्स को क्या करती है? रेजिस्ट करती है, ठीक है। और वो उसके अंदर होती है, वो तब तक काम नहीं करती जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब तक बाहर से कोई लोड नहीं लगेगा तब तक वो काम नहीं करेगी। जैसे ही बाहर से कोई भी लोड इसके अंदर लगता है तो वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया, ठीक। अप्लाइड ओवर एन एरिया, ये होता है अप्लाइड ओवर एन एरिया। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, स्ट्रेस है, ठीक, हमें पता चल गया। जिस भी सेक्शन पे, मान लो यहां भी एक मैं सेक्शन ले लेता हूं, यहां कहीं पे एक सेक्शन है, ये सेक्शन क्या हो गया? क्रिटिकल हो गया। ये वाला सेक्शन मेरा क्या हो गया? क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब है कि ये सेक्शन के यहां से ब्रेक होने के चांसेस है कि मटेरियल जो है इस सेक्शन के अबाउट ब्रेक हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल हो गया। तो यहां पे ऐसा क्या हो रहा है? यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। स्ट्रेस क्या है? उसका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी कि वो इससे ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। बाहर से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पे चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां स्ट्रेस, ये चीज समझ में आ गई। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन इससे क्या है वो समझो। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है? ये एक्चुअली स्ट्रेस के रिजल्टेंट्स होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्ट्रेस के रिजल्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर रिजल्टेंट्स ऑफ स्ट्रेस। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ये स्ट्रेस के रिजल्टेंट्स होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, तो यानी कि जब ये स्ट्रेस के रिजल्टेंट्स हैं तो इन दोनों का बिहेवियर भी तो कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेस की तरह होगा, यानी कि रेजिस्टिंग बिहेवियर होगा। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, तो यानी कि जो हम अपना एसएफडी और बीएमडी बनाने वाले हैं वो हमें एक तरह से क्या बताएगा? वो हमें वही बताएगा ना कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं, तो जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा यानी कि वही क्रिटिकल सेक्शन वाला बन जाएगा, यानी कि वहां पे चांसेस ऑफ फेलियर क्या है? बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम हमारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाते हैं, ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूं? मैंने क्या बताया था कि मैं हर एक लोड के लिए एक वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं? अभी सबसे पहले एक जनरल हमारा पैटर्न जो होता है ना इसमें एसएफडी और बीएमडी में, वो देख लेता हूं। वो जनरल पैटर्न क्या है इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल पैटर्न होता है हमेशा हम लोड लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उस लोड के बाद में हम बनाते हैं एसएफडी, इस एसएफडी से बनाते हैं हम अपना बीएमडी। हमेशा ये वाला पैटर्न होता है। सबसे पहला 1 ये वाला लोड आएगा, ठीक है। इस लोड से हम बनाते हैं हमारा एसएफडी, इस एसएफडी से हम अपना बनाते हैं बीएमडी, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है। लोड हमारे पास में 3 तरह के हैं, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले पॉइंट लोड है, ठीक। दूसरा होता है यूवीएल, ऐसे ही होता है यूवीएल, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो मैं एन डिग्री वाली बात कर रहा था उसको बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं वो क्या है। मैं यहां पे लिख लेता हूं इसी के साथ साथ एन डिग्री, कर्व की जो वैल्यू है ना वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो मैंने ना देखो ये 3 तरह के लोड है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। लोड के लिए मैंने लिखा है एन डिग्री, ठीक है। एसएफडी के लिए मैंने लिखा है n+1 डिग्री। मतलब देखो क्या है ना, अब क्या कह रहे हैं कि हम लोड से एसएफडी बनाएंगे, तो एक तरह से एसएफडी क्या हो गया? लोड से बड़ा हो गया। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही एसएफडी से हम क्या बनाते हैं? बीएमडी, यानी कि बीएमडी किससे बड़ा हो गया? एसएफडी से। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n+2 डिग्री। एक और इंक्रीज कर दो यहां पे। ये चीज क्लियर हो गई? देखो कितना सिंपल होता है ना, n डिग्री, n+1 डिग्री, n+2 डिग्री। बस हमें n की क्या करना है? n की वैल्यू याद रखनी है और बात खत्म, एकदम क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसलिए देखो n डिग्री का जो है हर एक लोड के लिए मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले मेरा सबसे पहला है पॉइंट लोड, ठीक। इसके बाद है यूडीएल, इसके बाद है यूवीएल। अब इन तीनों के लिए देखते हैं हमारी n की वैल्यू क्या होती है। पॉइंट लोड के लिए मैंने वैल्यू रखी अपनी -1, यूडीएल के लिए मैंने अपनी वैल्यू रखी 1, ठीक। और यूवीएल के लिए मैंने अपनी वैल्यू रखी है 1+1, -1 0 +1, ठीक है। -1 0 +1 ये वैल्यू। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है n डिग्री
-1। अगर मैं पॉइंट लोड वाला क्वेश्चन आ रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सीधा n की वैल्यू क्या लूंगा, -1। ये -1 कहां पर रखूंगा, यानी कि यहां पे रखूंगा। ठीक, इसके बाद मेरी फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 यहां पे n की जगह -1 प्लस क्या हो जाएगा 0, एसएफडी क्या होगा 0। ऐसे फिर मेरा बीएमडी जो है उसके लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे n क्या रखना है, -1 + 2 यानी कि +1। तो हमारे पास में यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गई हैं। चलो इसके बाद अब हम क्या काम करते हैं, अब हम अपने ग्राफ देख लेते हैं कि हर एक वैल्यू आने के बाद में कौन सी वैल्यूज आने के बाद, ये वाली वैल्यूज आने के बाद ग्राफ किस तरह का बनेगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ किस तरह का बनेगा। सबसे पहले हमने ये वाला कंसेप्ट एक्चुअली में हमारे मैथ्स में पढ़ा था, तो उसी मैथ्स का कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल हमारे फॉर्म में कर लिया। ठीक, इसमें क्या है, हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल ऐसे सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक तरह से ये समझ लो, आपने देखा है ना मूवीज में दिखाते रहते हैं कि कोई भी पेशेंट होता है बेड पे और साइड में एक मॉनिटर चलता रहता है, फिर वहां पे ऐसे ऐसे वेव्स चल रही होती हैं, ऐसे ऐसे, मतलब वो क्या करती है, उसकी लाइफ को शो कर रही होती है। और जब वो मतलब पास ऑन हो जाता है तो क्या करते हैं, उस मॉनिटर में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन शो हो रही होती है ना, यानी कि ही इज डेड। ठीक, बिल्कुल वही रिजल्ट यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे जब स्ट्रेट लाइन होगी तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू क्या दी उसकी, एंड मतलब कर्व की जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, तो यानी कि जब कर्व की वैल्यू 0 होगी तो मेरा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये बात को याद रखना। तो कर्व की वैल्यू क्या है, 0। देखो यानी कि ये जो मेरी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी ना, किसी की भी वैल्यू आ जाए 0, इसका मतलब ये है कि वो वाली चीज क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर एसएफडी की वैल्यू मेरी 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एसएफडी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे ही अगर मेरे बीएमडी की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरा बीएमडी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये चीज क्लियर है। तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ के चलो। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट है एक लीनियर लाइन। ये देखो ऐसे लीनियर लाइन है, ये क्या, लीनियर लाइन। अब इस लीनियर लाइन के लिए समझ लो, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू का 0 है, तो यहाँ इस लीनियर लाइन के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट समझ लो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है 2। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है। तो ये 2 डिग्री किसके लिए होगी, पैराबोला के लिए होगी। पैराबोला, ये देखो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है, कर्व शेप होती है। ठीक है, पैराबोला, ये चीज शायद आपको क्लियर हो रही होगी। ऐसे ही देखो एक वैल्यू और होती है, उसको हम कहते हैं 3 डिग्री। ठीक है, उसको हम कहते हैं 3 डिग्री। तो मैं उसको यहां लिख देता हूं। देखो पैराबोला तक हमने देख लिया 2 डिग्री होता है। अब देखो 3 डिग्री, जब यहां पे 3 डिग्री होगी ना हमारी वैल्यू, तो यहां पे बनेगा क्यूबिक पैराबोला। यहां पे बनेगा क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, जिसका कर्व कुछ इस तरीके से होता है, और भी ज्यादा कर्वी होता है। ये कम होता है, ये ज्यादा कर्वी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब ये वैल्यूज और ये ग्राफ तो हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी यानी उसका शेप हम उस तरीके से बनाते जाएंगे। ये क्लियर है। अब इसके बाद चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं कैसे बीएमडी बनेगा कैसे। तो चलो इसके लिए, बट सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, मैं कोई भी एक नोड ले लेता हूं। ठीक है, सपोज कर मैं पॉइंट लोड ले लेता हूं। पॉइंट लोड की वैल्यू क्या है, -1। अब मैं पॉइंट लोड के लिए आपको एसएफडी और बीएमडी की वैल्यूज बताता हूं क्या आएंगी हमारा डायग्राम बनाने से पहले। ठीक है, तो ये देखो यहां पे अब मेरे पास में क्या है, पॉइंट लोड है। ठीक, पॉइंट लोड के लिए मेरी n की वैल्यू क्या है, -1। पॉइंट लोड है मेरे पास, पॉइंट लोड की जो n की वैल्यू है वो क्या है, -1। तो इसके लिए देखो अब एसएफडी क्या बनेगा, एसएफडी का फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, n+1 डिग्री, यही है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, -1 + 1 दैट मींस = 0 डिग्री। ठीक, तो अब देखो एसएफडी के बाद नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या होगा, बीएमडी का। तो यहां पे देखो बीएमडी, अब बीएमडी के लिए क्या है फॉर्मूला, n+2 डिग्री। तो यानी कि -1 + 2 = 1 डिग्री, यही है ना। तो देखो यहां पे -1 छोड़ दो भी, हमें कुछ नहीं पता। एसएफडी के लिए क्या है, 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यानी कि हमारा एसएफडी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये चीज क्लियर हो रही है। ऐसे देखो यहाँ पे बीएमडी के लिए क्या है, 1 डिग्री आ रही है। तो दैट मींस 1 डिग्री पे क्या है, ग्राफ कैसा है, लीनियर लाइन बनेगा, यानी कि ऐसे ऊपर को कोई लाइन बनेगी। तो हमें अब कुछ आइडिया लग रहा है कि कौन सी रोड पे किस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरीके से पॉइंट रोड है, ऐसे यूवीएल के लिए बना लेंगे, ऐसे यूवीएल के लिए बना लेंगे, तो हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अभी हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ये मेरे पास में एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे यहाँ एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है,
ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे पास में, यहाँ पे रिएक्शन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये रिएक्शन है यहाँ पे आर ए, यहाँ रिएक्शन है आर बी। मैं मान लेता हूं कि ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर है, ये दोनों क्या है 2 मीटर 2 मीटर, यानी कि ये बीम एक तरह सिमेट्रिकल है हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हमें निकालनी होती है स्टेप 1 में रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट रिएक्शंस, हम सबसे पहले ये करते हैं। ये चीज क्लियर है। अब देखो रिएक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकाल लेते हैं कि अबाउट ऐसे करके, जो जनरली जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है, जो हमारा कन्वेंशनल जो तरीका है वो क्या है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ले लो एनी पॉइंट, इट कैन बी आइदर ए और बी, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, बट हमें पता है कि सिमेट्रिकल है तो इसलिए ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या भैया, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या है, 10 है, ये हमें पता है। तो हमें पता है जब सिमेट्रिकल होता है तो आर इक्वल्स टू आर बी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये पहली चीज क्लियर, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना एसएफटी बनाते हैं। तो इसके लिए स्टेप 2 देखो क्या है, स्टेप 2 ड्रॉ एसएफटी। बस अब हमारा जो है ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। देखो कितना इजी हो गया, रिएक्शंस निकाले सबसे पहले, उसके बाद देखो अब एसएफटी कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे इसके लिए क्या वैल्यू है हमारी, पॉइंट लोड है, हमने कैलकुलेट किया था, एसएफटी हमारा कितना आया था, 0 आया था। एसएफटी के लिए हमारी नेट डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी ना। ये किसके लिए थी, एसएफटी के लिए, व्हेन द पॉइंट लोड इज अप्लाइड, ठीक। अब देखो तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एसएफटी हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि एसएफटी की अब आदत है, ठीक है। आदत क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, एसएफटी की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ऐसे मान लो कि वो ना क्या है, एयर है, हवा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलेगा। चलो अब इसके लिए ना एसएफटी बनाते हैं। तो ये हमारी सबसे पहले क्या है, बीम, ये क्या है हमारी बीम, यहां बनाता हूं, ये क्या है हमारी बीम, ठीक है, ये हमारी बीम है। अब इस बीम में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितनी रिएक्शन लग रही है, 5 किलोमीटर की, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया ना, आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितनी लग रही है, 5 किलोमीटर की। अब ऐसा समझ लो नीचे ना मैंने एक फैन चला दिया, ठीक है, मैंने नीचे क्या चला दिया, एक फैन चला दिया। उस फैन की एयर कहां जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन जाएगी, देखो ऊपर डायरेक्शन है, ऊपर डायरेक्शन जाएगी। तो कितनी जाएगी, 5 तक जाएगी, जब तक वो 5 तक रीच नहीं हो रहा था। मान लो कि यहाँ पे वो 5 पे रीच हो गया, यानी कि उसके अंदर जितनी पावर थी उसने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। 5 उसके अंदर पावर थी, उसने इस्तेमाल की, तो ऊपर जब खत्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे वो रुक गया। अब देखो अब क्या है कि हमारे एसएफटी की जो आदत वही है ना, तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा। हवा जो है, एसएफटी को मैंने क्या बताया कि एयर है, तो वो जो एयर है वो कैसे फ्लो करेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया, अब उसकी आदत क्या है, फोर्स खत्म हो गया, जो इस पे एक्सटर्नल लगा होता है रिएक्शन में, खत्म हो गया। अब वो कैसे फ्लो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन फिर से अपनी वापस उसी आदत में आ जाएगा। कहां तक आएगा, ये देखो, वो यहां से फ्लो करेगा ऐसे स्ट्रेट 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 एंड इट विल कम हियर। कहां तक, जहां इस पॉइंट पे, मान लो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट में कितना फोर्स लगा हुआ है, 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि हवा ऐसे जा रही थी, बट यहाँ पे एक ना और भी बड़ा फैन था, ये मान लो ये भी एक फैन है, ठीक है, ये एक फैन है। तो इस फैन की फोर्स कितनी है, 10 किलोमीटर। तो ये क्या करेगा, इसको दूसरी डायरेक्शन में पुश कर देगा। ऐसे तो होता है भैया, दो जगह से अगर डायरेक्शन से हवा चल रही है तो कौन सी ज्यादा पावरफुल होगी, उस डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो ऐसे ही क्या है, 10 किलोमीटर। तो यहां से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10 किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं करता हूं -5, सॉरी -10, ठीक, +5, ये वाला प्लस, ठीक है, इसको प्लस कर दो। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे -5। दैट मींस इस पॉइंट पे हमारी सीधी वैल्यू कहां आ जाएगी, इस पॉइंट पे हमारी सीधी वैल्यू आ जाएगी यहां नीचे, -5, ठीक। यानी कि इस वाले फैन ने जो अपनी पावर लगाई थी वो खत्म हो गई, क्लियर है। तो जैसे ही वो खत्म हो गई, फिर से अब क्या होगा, एसएफटी फिर से अपनी वापस उसी आदत में आ जाएगा। कौन सी आदत है उसकी, स्ट्रेट लाइन में फ्लो होने की। तो फिर से कैसे, ऐसे, अब इस तरीके से फ्लो होगा। पहले ऊपर होता अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट अब क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी तो वो ऊपर फ्लो नहीं होगा, यहां से वो नीचे पहुंच चुका है तो नीचे से फ्लो होगा। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, फिर से वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा। देखो ऐसे अपनी स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा, हो रहा है। यहां पे पहुंचा इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, तो एंड पॉइंट पे फिर से क्या है, आरबी की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर, हमने अभी कैलकुलेट किया था 5 किलोमीटर। तो फिर से क्या होगा, अब वो सिंस
इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समझ लो फिर से कि मान लो फिर से यहाँ पे क्या है, फैन है फिर से, ठीक है। तो ये जो फैन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे ये क्या है फिर से ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है -5 और यहाँ पे कितना है +5, तो इस वाले फैन की पावर कितनी थी, +5 थी, ठीक है, ये थी +5। अब देखो ये -5 ये +5 यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे पहुंचते कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो यानी कि हमेशा क्या होना है, एक चीज को तो ये याद रखना है कि जहां से शुरू होता है वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो एसएफडी कितना इजी हुआ हमारे लिए, हमें पता है कि हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करेगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइंस बनेगी जब तक कोई भी किसी तरह का एक इंटरफेरेंस ना आएगा, किसी लोड का इंटरफेरेंस ना आए। तो ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये इतना क्लियर हो गया बड़े आराम से, सीधा फॉर्मूला लगाया, हमें शेप पता चल गई थी, बस थोड़े थोड़े हमने क्या किए, थोड़े थोड़े अरेंजमेंट किए जो फोर्स के हैं उनके अरेंजमेंट किए, उसके बाद हमारे पास एसएफडी की क्या बन गई, एक डायग्राम बन गई। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्या है, सॉरी थर्ड क्या है, फर्स्ट हो गया कैलकुलेट रिएक्शन, सेकंड हो गया ड्रॉ एसएफडी, इसके बाद थर्ड होगा हमारा ड्रॉ बीएमटी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं अपने रिएक्शंस को रब कर देता हूं सबसे पहले, ठीक है। यहां देखो अब ये हमारा लास्ट है, स्टेप 3 है यहाँ पे, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ड्रॉ बीएमडी, ड्रॉ बीएमडी, ये चीज क्लियर। अब एक चीज देखो, हमने क्या किया था, हमने अभी जो फॉर्मूला अपना निकाला था ना, याद है फॉर्मूला निकाला था ना, यहाँ पे देखो एसएफडी के लिए क्या वैल्यू थी 0 और बीएमडी के लिए क्या वैल्यू थी, पॉइंट लोड के लिए 1, पॉइंट लोड के लिए क्या थी वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या बना था, ये बीएमडी के लिए वैल्यू थी, ये हमें याद रखना है। तो बीएमडी के लिए देखो जब भी 1 था तो क्या बनेगा, लीनियर लाइन बनेगा ऐसे स्ट्रेट। तो दैट मींस बीएमडी का कोई भी ग्राफ जो होगा, सबसे पहले तो मैंने बीम ड्रॉ कर ली यही इसी साइड से, ठीक। तो इस बीम पे जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन में बनेगा। तो वो लीनियर लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, अभी हम पूरा अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक। तो हमें ये पता है कि बेसिकली वो कैसे बनेगा, एक लीनियर लाइन से बनेगा, ये चीज तो क्लियर है। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करनी है किसकी, बीएमडी की। तो इसके लिए दो तरीके हैं, वो दो तरीके मैं बताता हूं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीएमडी। वो दो तरीके क्या है वो समझ लो। सबसे पहला होता है इसमें एरिया मेथड, सबसे पहला होता है इसमें एरिया मेथड, ठीक। दूसरा होता है इसमें लोड ट्रैवलिंग मेथड। ये इसके दो तरीके होते हैं, इसको याद रखना। सबसे पहला एरिया मेथड, लोड ट्रैवलिंग मेथड, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया मेथड है ये एक तरह से एक शॉर्टकट है जिसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये जो शियर फोर्सेस डायग्राम है ना हमारे, हमें उसके हर एक सेक्शन का एरिया देखना होता है कि कितना एरिया है, बस उससे डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता है, हमारे बीएमडी की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो ये क्या है, मुझे पता था कि यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है 5, ये कितना है 2। तो ये एक तरह से किसकी शेप है, रेक्टेंगल की। तो यानी कि मैं किसका एरिया लूंगा, रेक्टेंगल का एरिया लूंगा। तो 5 क्या है, हाइट है, तो एक तरह से क्या होगी, ब्रेड्थ। ये कितनी होगी, लेंथ 2, देखो 2 है ना, तो यहां तक 2, तो ये 2 है, ये कितनी है 5 है, सपोज करो, ठीक है 5 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहां पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। अब सिंस इट इज अबव द बीम तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये एरिया क्या है, पॉजिटिव। अब इसको देखो ये कितना होगा 10। अब हमें पता चल गया है कि इस पॉइंट तक, यहां इस पॉइंट तक हमारी बीएमडी की वैल्यू क्या होने वाली है, 10 होने वाली है। ये चीज तो क्लियर है। अगर अब आपसे कोई कहे कि सर हमें हमारे बीएमडी की वैल्यू निकालनी है और कौन से पॉइंट पे निकालनी है, एग्जैक्टली यहां निकालनी है या फिर यहां निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है, फिर से 5 तो वैल्यू है हमारी यहाँ पे, 5 के अलावा हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें ये डिस्टेंस देखना है, फिर से वही डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हमें क्या करना है, सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, हमें बीएमडी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो क्या करना है, तो अगर मान लिया वो यहां पे पूछता है यहां पे डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से 0 ही है, ठीक है, नहीं हुआ इंक्रीज, तो 5 × 0 = 0। तो दैट मींस हमारा इस पॉइंट पे वैल्यू क्या रहने वाली है, 0। ये चीज तो हमें क्लियर होगी। तो देखो यहां पे पहले ऑलरेडी 0 है। अब इसके बाद आगे हम किस पॉइंट तक जाते हैं, हम जाते हैं सी पॉइंट तक। सी पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है, 10, हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इसको इंक्रीज करके सी पॉइंट तक, यहां से सपोज करो सी पॉइंट यहां पे है और यहां पे हमारा ग्राफ आएगा, तो ये वैल्यू देखो यहां पे मैच कर देता हूं। तो ये जो वैल्यू यहां पे 10 है, कैसी 10 है ये भी याद रखना, ये पॉजिटिव 10 है, क्लियर, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। चलो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम जैसे इससे आगे बढ़ेंगे ना तो हमें क्या करना है, फिर से एरिया मेथड का यूज कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये वाला एरिया ऐड होगा और जैसे यहां से आगे बढ़ेगा ना वो वाला एरिया ऐड हो जाएगा। बट डिफरेंस अब क्या होने वाला है, ये नीचे है बीम से, तो दैट मींस इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अब ये चीज क्लियर,
अभी ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहां पे इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो कि यहां पे ये 2 मीटर है, मैं इसको और थोड़ा आगे यहां पे सेंटर में ले लेते हैं। ये कितना है 1 मीटर और है, ये है 1 मीटर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे कितना होगा, तो ये तो हमें पता है ना कि 5 × 2 = 10 था, और वो भी कैसा था, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ये चीज क्लियर है, पॉजिटिव है। अब हम कहां पे पहुंचे, हम यहां पे पहुंचे। मान लो मैं इस पॉइंट पर नाम देता हूं डी, तो जो डी पॉइंट है यहां तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, देखो 10 तो ये ना, अब ये बाकी कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ए मान लेता हूं, एरिया। अब ये बी वाला पार्ट, तो यहां पे कितना है 5 × ये देखो ये कितना है -1। ये चीज क्लियर है। तो यहां पे कितना होने वाला है -5। ये चीज क्लियर है। तो ये कितना होगा -5 किलो न्यूटन मीटर। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया -5 किलो न्यूटन मीटर। ये चीज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हम क्या है यहां पहुंच चुके हैं। हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है एरिया मेथड में। एरिया जो भी होंगे डायग्राम के, उनको सीक्वेंस में और सीरियल वाइज ऐड करते जाना है, ठीक है। एरिया मेथड में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच चुका डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे मेरा क्या होगा वैल्यू, डी पॉइंट पे इन दोनों को ऐड कर दो, तो 10 - 5 = क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर। दैट मींस देखो यहाँ पे मेरा कितना 10, तो सपोज यहाँ कहीं को पड़ेगा हमारा कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। इस डी पॉइंट पे हमारा क्या है 5 किलो, तो यानी कि ड्रॉप हो रहा है, ऐसे ड्रॉप होगा। इन द सेम वे जब हम यहाँ होंगे कहीं पे, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे। ये कितना 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 × 5 कितना हो जाएगा -10। ये कितना है पॉजिटिव 10 है, तो पॉजिटिव 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। दैट मींस ये यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से मिल जाएगा, और ये ऐसा हमारा कुछ बीएमडी बनेगा। ये चीज क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम अपनी n की वैल्यूज देखेंगे। जब 0 आई है तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन थी, तो 0 हमारी किसके लिए आएगी, एसएफडी के लिए आएगी। दैट मींस हमारा एसएफडी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा। ये चीज क्लियर। ऐसे फिर मैंने बीएमडी के लिए बताया था कि हमारी देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, n की 1 आई है। दैट मींस लीनियर कोई भी लाइन बनेगी, कुछ ग्राफ जो भी बनेगा वो लीनियर बनेगा स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा बीएमडी के लिए आया था ना 1, दैट मींस बीएमडी हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन बनेगा, लीनियर लाइन बनेगा। ये देखो, तो ये बन रहा है लीनियर लाइन, ऐसे ये बन रहा है लीनियर लाइन। ये चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे ही अब आपके पास में कुछ भी आ जाए, पॉइंट लोड था ये वाला, तो अगर यूडीएल है तो यूडीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करो, शेप आपको पता है कैसे बनेगी। ऐसे ही आपके पास अगर यूवीएल आता है तो उसके बारे में आपको पता है कि कैसे बनाना है। ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे ही हमारा क्या होता है, दूसरा जो फॉर्म मेथड मैंने आपने बताया था बीएमडी के लिए, ये तो एरिया मेथड था। ऐसे ही होता है लोड ट्रैवलिंग मेथड। अब ये लोड ट्रैवलिंग मेथड क्या है, इसका मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। ये जनरली हमारा यूज होता है कहां पे, जब कन्वेंशनल क्वेश्चन है ना, वहां पे इसको यूज करो, ठीक है। लोड ट्रैवलिंग मेथड को मैं इसको जरा नोट कर देता हूं, फिर से बना देंगे थोड़ा सा। लोड ट्रैवलिंग मेथड में ये होता है कि हर एक लोड को हम देखते हैं, हर एक लोड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला लोड कौन सा है, 5 किलोमीटर जो ऊपर जा रहा है, रिएक्शन है तो एक तरह से लोड ही ना ऊपर जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट लोड हमारा कौन सा है, देखो ये तो 5 वाला था, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा 10 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, हर एक लोड को देखते जाते हैं, और हर एक लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो देखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना मूवमेंट निकालने का, हमने पढ़ा है, हमारी 11th क्लास में पढ़ा है, मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है, ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है मूवमेंट के लिए, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे लोड ट्रैवलिंग मेथड में हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फोर्स, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, सपोज करो हम यहाँ तक निकालें 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है इस पॉइंट तक, देखो 5 × 2 कितना हुआ 10, ठीक है। तो देखो अप टू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है, सी। अप टू द पॉइंट सी, बेंडिंग मूवमेंट एट सी, ये कर लो। क्या होगा यहाँ पे, मैंने बताया कि लोड ट्रेवल्ड बाय कितना आर कितना ट्रेवल हुआ 5 × ये कितना डिस्टेंस है 2, तो ये कितना होगा 10 किलो न्यूटन मीटर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे जैसे पहुंचा तो 10 किलोमीटर तो कुछ भी लोड ट्रैवल नहीं किया था, दैट मींस 10 किलोमीटर × 0 कर दूं मैं यहाँ पे। तो देखो अब 5 × 2 प्लस 10 × 0 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। देखो अब हमें क्या करना है, हमेशा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अपोजिट है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी डायरेक्शन अपोजिट लोड की तो उसके लिए हम अपने क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ वैल्यू हो रही है 5 × 2 10 माइनस, ये क्या होगा 10 माइनस 0 हो जाएगा। दैट मींस इस पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यू आने वाली है 10 किलोमीटर मीटर, जो कि हमने अभी पहले एरिया मेथड से कैलकुलेट की थी, ठीक है।
अब देखो, अब हम जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये वाले पॉइंट पे, फिर से देखो, फिर से लोड अपना कौन सा मेथड लगाएंगे, लोड ट्रैवलिंग मेथड। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अब समझो आगे, लोड ट्रैवलिंग मेथड में जब हम कहां पहुंच चुके हैं, बी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, बी एम यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये वाला सबसे पहला लोड है, ये लोड कहां तक पहुंचा है, 4 मीटर इसने ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 into 4, ये बात को याद रखना है। इसके बाद जैसे हम यहां से आगे चले, नेक्स्ट लोड कौन सा है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब इस 10 को देखो, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर। तो यहाँ पे कर रहे हैं into 2। अब करो कैलकुलेशन, तो 5 into 4 कितना हो गया, 20, माइनस ये कितना हो गया, 20। तो ये कितना आ गया, 0 किलोन्यूटन मीटर। देखो फिर से वही बात आ रही है, एरिया मेथड वाली। एरिया मेथड में क्या था, इस पॉइंट पे आ गया 0, यहाँ आ गया 10। तो फिर से हम अपना वही ग्राफ बना देंगे, क्योंकि हमें शेप पता है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है बस। और अपने आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना, ठीक है। ट्रैवलिंग मेथड में क्या होता है ना, कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कौन सा इस्तेमाल करो, एरिया मेथड इस्तेमाल करो, क्योंकि वो क्विक होता है और उसमें पॉसिबिलिटी भी कम होती है एरर्स की, ठीक। ये चीज क्लियर है। चलो अब ये हमारा जो है एसएफडी बीएमडी का कांसेप्ट क्लियर, और सारे के सारे जो भी एसएफडी बीएमडी है वो ऐसे बनेंगे। हर एक टॉपिक सॉन्ग में खासकर जो भी आने वाला है, चाहे वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हो, क्योंकि बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी, तो उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे ट्रिक से, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जो प्री कैलकुलेटेड फॉर्मूले होते हैं ना, वो सब भी हम ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ये पूरा सॉन्ग हमारा इजी होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, माई सेल्फ विघ्नेश चंद्रा, सी यू नेक्स्ट टाइम।